स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मत्स्यन। मत्स्यन की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्यन के विकास के क्या कारण हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये क्यों नहीं बनता और मत्स्यन की समस्याएं क्या क्या हैं। आज हम जो है मत्स्य संसाधन, जो कि एक जैव संसाधन है, इस संसाधन के विश्व वितरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मत्स्यन का विश्व वितरण। मत्स्यन के विश्व वितरण में की अगर हम बात करें तो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है मत्स्यन के पाए जाते हैं, जहां पर विश्व की जो है बहुत ज़्यादा मत्स्यन जो है किया जाता है। ठीक है, ये जो 4 क्षेत्र हैं, इन 4 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मत्स्यन विश्व का किया जा रहा है। इनको एक एक करके जो है हम पढ़ेंगे। पहले हम देखें कि मत्स्यन के क्षेत्र हैं कौन कौन से। सबसे पहला है प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसको दिमाग में बिठाने की जरूरत है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। दिमाग में कैसे बिठाओगे, देखो, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर ये है ना, ये प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर का, महासागर की बात कर रहे हैं, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। समझ, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। वैसे तो आप देखोगे तो ये पूर्वी क्षेत्र है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र किसका है, लैंड एरिया का है। हम किसकी बात कर रहे हैं, महासागर की बात कर रहे हैं। तो ये प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में आपको पता है देश कौन कौन से हैं, चीन, जापान, रशिया, कोरिया, ये सारे। ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लोगे ना तो आधे तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इनका आधा डिस्क्रिप्शन तो आप अपने आप लिख सकते हो। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है विश्व का। क्लियर, पहला। दूसरा क्या है, अटलांटिक महासागर है ये। दूसरा जो क्षेत्र है वो हमारा ये। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि ये भी पश्चिमी क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। नॉर्थ अमेरिका का तो पूर्वी क्षेत्र है ये, लेकिन अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, वो प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, ये अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है वो है अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा है, अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब चौथा हमारा क्या है, फिर से प्रशांत महासागर पर आ गए हम। अगर हम इस पूरे को प्रशांत महासागर कंसीडर करें तो ये कौन सा हुआ, प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा हुआ, प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब इसको बिना देखे जो है हमें यहाँ से शुरू करना है। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। याद हुआ। अब ये चीजें आपने अगर दिमाग में बिठा ली तो इसके साथ बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। अब हम एक एक का डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि एशिया का पूर्वी तट, एशिया का पूर्वी तट। और पूर्वी तट पर कौन कौन से देश हैं, जापान, चीन, रशिया, कोरिया। ओके, तो यहाँ पर जो है इसका विस्तार अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो बेरिंग सागर है, उस बेरिंग सागर से लेकर यहाँ जो फिलीपींस सागर है वहाँ यहाँ तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। देशों के नाम हमने बता दिए, बेरिंग सागर से लेकर फिलीपींस सागर तक इसका विस्तार है। ओके, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है। अब यहाँ के जो देश है वो हमने बता दिए। उथला समुद्र जो है यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर जो है उथला जो समुद्र है वो पाया जाता है और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे सामन, सार्डाइन, हैरिंग, मैक्रल, सील, हैलीबट, इस तरह की मछलियाँ जो है यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। अब इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर एक देश है जापान, जो इस पूरे क्षेत्र की 75% मछलियाँ पकड़ता है। विश्व का सबसे ज्यादा मत्स्य करने वाला क्षेत्र
और उसमें भी जापान अकेला जो है इस क्षेत्र की 75% मछलियाँ पकड़ता है। ये वास्तव में एक एग्जाम्पल है और इसके जो है हमें कारण खोजने पड़ेंगे कि क्यों जापान देश ही जो है मत्स्य में इतना आगे निकल गया है। ठीक है, जापान अकेला जो है विश्व की 14% मछलियाँ पकड़ता है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है, और कोई भी देश इंडिविजुअल इतनी मछलियाँ नहीं पकड़ पाता है। पूरे क्षेत्र की बात अलग है, लेकिन एक देश जो है, और जापान का आकार देखिए आप कितना है ना। तो इसके कारण क्या क्या होंगे? सबसे पहला तो ये है कि जापान में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। जापान की 84% लैंड जो है वो अनकल्टिवेबल है, यानी कि कृषि के अयोग्य है, जिसके कारण उन्हें अपनी कृषि की कमी जो है वो समुद्री संसाधन से पूरी करनी पड़ती है। इसी प्रकार जैसे उपजाऊ भूमि की कमी है, वहाँ पर चरागाहों की भी कमी है। चरागाहों की कमी होने के कारण वो जो है पशुपालन भी नहीं कर सकते हैं, मांस या दूध के लिए पशु भी नहीं पाल सकते हैं, है ना। तो सबसे आसान क्या है कि प्राकृतिक रूप से समुद्र में मछलियाँ पाई जाती हैं, उनको पकड़ो, अपनी खुद की भी पेट भरो और जो है दुनिया को बेचो, यानी कि व्यापार करो। तो ये हम कह सकते हैं कि जापान की अर्थव्यवस्था का आधार है मछलियों पकड़ना। चीनी और जापानी जो लोग हैं उनके भोजन का अंग मछली शुरू से ही रहा है और ये मछली उद्योग में स्टार्टिंग से ही शामिल रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। उत्तर से जो है क्यूरोशियो की जो है गर्म जलधारा आती है और यहाँ से जो है उत्तर से ठंडी जलधारा और दक्षिण से जो है गर्म जलधाराएं मिलती हैं जापान के पास, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो उत्तर से जलधारा आती है वो ठंडी जलधारा है और उसका नाम है ओयोशियो, और जो दक्षिण से जाती है उसका नाम है क्यूरोशियो। तो ओयोशियो ठंडी और क्यूरोशियो गर्म जलधारा मिलने के कारण यहाँ पर प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में पैदा होते हैं। और कारण क्या है जापान के विकास का, जापान में मछली के विकास का, कि यहाँ की तट रेखा, ये द्वीपीय देश है और द्वीपीय देश मतलब चारों तरफ समुद्र है। द्वीपीय देश होने के साथ साथ इसके जो तट रेखा है वो बहुत ज़्यादा कटी फटी है। तो कटी फटी तट रेखा होने के कारण जो है कई सारे जो है बंदरगाह आसानी से वो जो है यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। जो नावें हैं वो समुद्र के तट के अंदर तक जा सकती हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो कटी फटी तटरेखा का लाभ भी जो है जापान को मिलता है। जापानी लोग जो है वो कुशल नाविक शुरू से ही रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जापान एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है, यानी कि जब वो मत्स्यन कर रहा है तो भी वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होकर कर रहा है। वैज्ञानिक पद्धति से मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती हैं। जापान के जो जहाज समुद्रों में चलते हैं वो चलती फिरती फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहीं पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, वहीं पर उनको साफ़ किया जाता है, वहीं पर पैकिंग की जाती है और वहीं से जो है निर्यात कर दिया जाता है। तो इस तरह चलती फिरती फैक्ट्रियाँ जो है जापान के जहाज होते हैं। क्लियर? तो जापान के क्या क्या जो है कारक है, ये 7-8 कारण हैं, इनको आप लिख के जो है आसानी से याद कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है ये प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा क्षेत्र है मत्स्य का, वो हमने कर लिया। प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अब हम करेंगे अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। अब ये जो है संसार का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है, तो इसके भी कुछ कारण होंगे और कारण लगभग वही मिलते जुलते होंगे जो जापान वाले थे। कुछ कारण तो मिलते जुलते होंगे, भौगोलिक कारण तो मिलेंगे। जिस तरह यहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही हैं। उत्तर की तरफ से यहाँ पर जो है लैब्राडोर की ठंडी जलधारा जो है यहाँ पर आती है और यहाँ से जो है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा चलती है। तो इस तरह गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लैब्राडोर की ठंडी जलधारा यहाँ पर मिलती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर प्लैंकटन बनता है और मछलियाँ जो है वो ज़्यादा मात्रा में पैदा होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर भी चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं, ठीक है। चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट जो है यहाँ पर पाए जाते हैं।
और इसके साथ ही ये कनाडा का जो, इसमें देश कौन से आएंगे, देखो देश कौन से आएंगे, कनाडा और अमेरिका, है ना, यूएसए और कनाडा, क्योंकि महाद्वीप में महत्वपूर्ण देश ही दो हैं। तो इस तरह जो है यूएसए और कनाडा, यूएसए की तो एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन कनाडा ऐसा देश है जहां पर एग्रीकल्चरल लैंड तो है, लेकिन वहां पर फसलों का वर्धन काल बहुत छोटा है। वर्धन काल का मतलब कि गर्म जलवायु जो है, जो एक सामान्य तापमान फसलों के लिए चाहिए, वो अवधि कम होती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ती है तो बहुत कम समय होता है जबकि फसलें उगाई जा सकती है। तो इस तरह जो है फसलों का वर्धन काल यहाँ पर छोटा होता है, कृषि योग्य भूमि भी कम है। इस प्रकार यहाँ पर जो है, और चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट का तो मैंने बता ही दिया है। एक विभिन्न प्रकार के बैंक यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो बैंक है वो यहाँ भी था, ठीक है, यहाँ पर भी जो है विभिन्न प्रकार के चबूतरे जो है पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो चबूतरे हैं वो इतने ज़्यादा विकसित नहीं है जितने इस क्षेत्र के हैं। अटलांटिक महासागर की ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी ओशनोग्राफी में, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि अटलांटिक महासागर में विभिन्न प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। तो वो बैंक जो है एक एडिशनल बेनिफिट है इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के बैंक पाए जाते हैं। और ये जो बैंक है, ये इसका जो ग्रैंड बैंक, जॉर्जियस बैंक, सेबल बैंक, डॉर्फिक बैंक, ठीक है। ग्रैंड बैंक आप जरूर याद रखें कि ग्रैंड बैंक जो है यहाँ पर पाया जाता है, जो सबसे बड़ा जो है बैंक है। न्यू फाउंडलैंड जो आइलैंड है उसके साथ यहाँ पर पाया जाता है ग्रैंड बैंक। और ये क्योंकि समुद्र से थोड़ी सी दूर होता है और छिछला होता है, तो यहाँ पर समुद्री जो मत्स्य का कार्य है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। ओके, जो मुख्य मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती हैं वो है पर्च, कॉड, हेरिंग और हेडॉक। इसी प्रकार यहाँ पर सेंट जॉन्स, हैलिफैक्स, बॉस्टन और न्यूयॉर्क जैसे बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है। और इस मत्स्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो न्यू फाउंडलैंड, यहाँ कनाडा के आगे न्यू फाउंडलैंड जो है, उस न्यू फाउंडलैंड से लेकर जो लॉन्ग द्वीप है या न्यूयॉर्क का जो तट है वहाँ तक इसका विस्तार है। जैसे यहाँ हमने पढ़ा था ना, बेरिंग से लेकर फिलीपींस सागर तक, इसी प्रकार यहाँ पर जो है न्यू फाउंडलैंड से लेकर लॉन्ग द्वीप तक इसका विस्तार है। क्लियर दूसरा मत्स्य क्षेत्र। अब तीसरे की तरफ चले। तीसरा मत्स्य क्षेत्र क्या है? अटलांटिक महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर देश कौन कौन से हुए? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, है ना, ये सारे देश हुए। जर्मनी। तो ये सारे के सारे जो है देश हैं जो इस क्षेत्र में मत्स्य करते हैं। सागर कौन कौन से? यहाँ पे नॉर्थ सी है, और उस नॉर्थ सी में जो है एक महत्वपूर्ण बैंक जो है पाया जाता है जिसको डागर बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डागर बैंक। डागर बैंक, ये याद रखेंगे। इधर की तरफ जो है ग्रैंड बैंक पाया जाता है और यहाँ की तरफ डागर बैंक पाया जाता है। तो डागर बैंक जो है वो मत्स्य में जो है काफ़ी योगदान देता है। यहाँ का इसके बारे में जब हम लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे कि ये यूरोप के पश्चिमी तट पर पाया जाता है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी तट के साथ साथ जो है पाया जाता है। प्रमुख देशों के नाम हम लिख देंगे जो अभी बताया, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, ठीक है। और जो है डागर बैंक के बारे में हम लिखेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो जलधाराएं हैं, यहाँ कोई ठंडी और गर्म जलधारा मिल नहीं रही है, क्योंकि ये जो मत्स्य क्षेत्र है ना, ये बाकी के मत्स्य क्षेत्रों की अपेक्षा और उत्तर में है। तो और उत्तर में होने के कारण यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि शीत कटिबंध की शुरुआत है, या शीतोष्ण कटिबंध में भी बहुत ठंडा क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर ये ठंड तो खुद ही है इस क्षेत्र में, और यहाँ गर्मी कहाँ से जा रही है? ये जो गल्फ स्ट्रीम चलती है, गल्फ स्ट्रीम चलती है, ये यहाँ गर्म जलधारा लेकर, गर्म जल लेकर आती है, जिसके कारण नॉर्वे का जो तट है वो पूरा साल खुला रहता है। नहीं तो नॉर्वे का अक्षांशीय विस्तार ऐसा है कि वहाँ जो है बर्फ जमी हुई होनी चाहिए, लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम का गर्म जल है जो वहाँ जाता है और उस तट को पूरा साल खोले रखता है। यानी कि मछलियों को एक गर्माइश जो चाहिए वो इस गल्फ स्ट्रीम के जल के माध्यम से मिलता है। तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जो है वो इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ठीक है। इसी प्रकार जो है यहाँ का तट भी कटा फटा है। नॉर्वे को तो कटी फटी तटरेखा का देश ही कहा जाता है। कटी फटी तटरेखा यहाँ पर भी पाई जाती है। जो बाजार है वो समृद्ध है, क्योंकि जो जनसंख्या है वो सारी की सारी समृद्ध जनसंख्या है, जो मछलियों की अच्छी क्वालिटी को खरीदने का शौक रखते हैं, या अच्छा जो है मत्स्यन उनको चाहिए। उच्च जीवन स्तर वाले लोग हैं तो अच्छी मछलियाँ जो है ये खरीदते हैं। इसी प्रकार जो है ठंडी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, जिसके कारण भंडारण में कोई कमी नहीं आती है। जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वो जो महत्वपूर्ण मछलियाँ यहाँ पकड़ी जाती हैं वो हैरिंग, कॉड, हैडॉक, हैलीबट और सील। सील तो आपको याद हो गया, एस्किमोज भी पकड़ते थे, है ना। और विश्व की 65% कॉड मछली यहाँ पर पकड़ी जाती है। ठीक है, 65% कॉड मछली जो है यहाँ पर पकड़ी जाती है, इसको याद रखेंगे। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। अब चौथा क्षेत्र करें, प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी मत्स्य क्षेत्र। प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी मत्स्य क्षेत्र। ये जो मत्स्य क्षेत्र है ये क्या है, अमेरिका और कनाडा का पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, अलास्का, कनाडा और यूएसए की मुख्य भूमि। अलास्का भी यूएसए का ही भाग है, लेकिन उसके बीच में कनाडा आता है, इसलिए ये 3 क्षेत्र जो आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, अलास्का, कनाडा और यूएसए की मुख्य भूमि। ये जो है क्षेत्र हैं और ये अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया तक विकसित है। यहाँ अच्छे पोताश्रय हैं, अच्छे जो है यहाँ पर जो है बंदरगाह हैं, अच्छे सी पोर्ट हैं। और यहाँ की जो विशेषता है वो क्या है कि ये रेल मार्गों के द्वारा अंदर तक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मग्न तट अगर हम देखेंगे, इस क्षेत्र के मैप को जब हम उठाएंगे, समुद्री मैप को उठाएंगे, तो मग्न तट उतना चौड़ा नहीं है जितना इन क्षेत्रों का है, लेकिन यहाँ पर बंदरगाह विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो उन बंदरगाहों के कारण, पोताश्रयों के कारण जो है मत्स्यन में दिक्कत नहीं आती है। और कैलिफोर्निया के तट पर तो मत्स्यन की औद्योगिक इकाइयाँ लगाई जाती हैं। जो कैलिफोर्निया का तट यहाँ अमेरिका का है ना, वहाँ पर मत्स्यन की औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई हैं। महत्वपूर्ण मछलियाँ जो यहाँ पकड़ी जाती हैं वो सामन, पिलकार्ट, ट्यूना और हैलीबट हैं। और महत्वपूर्ण बंदरगाहें जो यहाँ पर हैं वो सैन फ्रांसिस्को और प्रिंस रूबर्ट हैं। इन सारे क्षेत्रों में आप 3-4 चीज़ें तो जो है अपने आप बिना देखे भी लिख सकते हैं कि ये कौन से महासागर में है, कौन सा तट यहाँ पर लगेगा, कौन सी बंदरगाहें होंगी, कौन सी मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, कौन सी जलधाराएं मिलेंगी। ये सारे कारक जो है इन सब में कॉमन है, और आप इनको जो है अच्छे से एक बार दिमाग में बिठा लेंगे तो कर लेंगे। कहीं भी इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आया होगा।